प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंच चुके हैं। पीएम का विमान शाम 4:08 पर पटना एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। वहीं एयरपोर्ट पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम नीतीश कुमार एवं उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने स्वागत किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत अधिकांश भाजपा नेता पीएम के स्वागत में डटे रहे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार पटना पहुंचे पीएम के स्वागत के लिए सड़कों पर महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। हाथों में सिंदूर का सिंदूरा और मांग में सिंदूर लगाकर रोड शो के रूट पर सैकड़ों महिलाएं खड़ी दिखी। जबकि पीएम के दौरे को लेकर पटना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अपनी कार में बैठकर उन्होंने एयरपोर्ट परिसर का दौरा किया और उत्साहित भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। पीएम ने 1400 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया, जो मधुबनी और नालंदा कला से प्रेरित है। इसके बाद पीएम 45 मिनट के रोड शो के लिए रवाना हुए, जो डुमरा चौक, बेली रोड होते हुए बीजेपी कार्यालय तक गया। इधर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता जानती है कि इस साल बिहार में चुनाव है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी बिहार आएंगे। लेकिन हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि अगर वो बिहार की गरीब जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उनके पैसे से अपना और अपनी पार्टी का प्रचार ना करें। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता ये समझती है कि मोदी जी ज़्यादा वहीं जाते हैं जहां चुनाव रहता है। अभी इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव था तो मोदी जी महाराष्ट्र में दिख रहे थे। अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में दिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको प्रचार करने का अधिकार है। दिक्कत दो बातों से है। पहली बात कि जब आप बिहार में आ रहे हैं, अपने दल का प्रचार करने आ रहे हैं, तो कृपा करके बिहार की गरीब जनता के पैसे से आकर प्रचार मत कीजिए। हम लोग को आप कुछ दे नहीं रहे हैं तो बिहार की जनता का पैसा लेकर यहाँ पब्लिक मीटिंग क्यों कर रहे हैं। अभी मधुबनी में मोदी जी आए थे, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके पंचायत के जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको बस से, गाड़ी से सुविधा देकर सरकार ने एक जगह इकट्ठा किया ताकि मोदी जी उनसे संवाद कर सके। अब संवाद में मोदी जी ने क्या कहा? क्या उन्होंने बिहार की पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही? क्या उन्होंने ये कहा कि पंचायती राज की संस्थाओं को यहाँ ज्यादा पैसा संसाधन दिया जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और मुंबई में आसानी से जा सकेंगे। आप जरा देखिए क्या दुर्दशा है बिहार की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हुए, महाराष्ट्र के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। अभी मोदी जी गए थे कच्छ में उनका भाषण सुनिए। उन्होंने कहा दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में एक सोलर पार्क हमारे कच्छ में बन रहा है। जब वो जाते हैं गुजरात तो बात करते हैं सोलर पार्क की, गिफ्ट सिटी की, इन्वेस्टमेंट समिट की, बुलेट ट्रेन की। वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग आपको ट्रेन देंगे ताकि आपके बच्चे यहाँ से बैठकर, श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। मैं इस बात का सीधे तौर पर विरोध कर रहा हूँ। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ट्रेन की घोषणा पर ताली बजाता है। ट्रेन चलनी चाहिए, लेकिन ट्रेन इसलिए नहीं चलनी चाहिए कि बिहार के बच्चे उसमें मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में जाएं। मोदी जी बिहार में आ रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज उन्होंने घोषित किया था 2015 में, वो पैसा उन्होंने बिहार को भेजा कि नहीं भेजा। क्योंकि 2015 के बाद बिहार में और देश में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या अगर भेजा तो उन्हीं की राज्य की सरकार ने, एनडीए के लोगों ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का आपने, हमने पूरे बिहार में देखा था। आरा में खड़े होकर मोदी जी ने कहा 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं।
1,25,000 करोड़ रुपया दूंगा। तो पैसा कहाँ है, कहाँ आया वो पैसा? सिवान के लोगों को कब मिला, छपरा के लोगों को कब मिला? और अगर नहीं मिला तो मोदी जी ने एनडीए के जो उनके साथी मंत्री हैं, जो यहाँ मंगल काल की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने अगर इसको लूटा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यही लोग तो मंत्री है 2015 से, इन्हीं की सरकार है। तो मोदी जी आए, नई बात कहें, इससे अच्छी बात यह है कि हम लोग के पैसे पर प्रचार न करें। दूसरी बात, जो पहले कहा था उसका जवाब दे दे। और तीसरी बात, बिहार के लोगों को जीवन भर मजदूरी करने का साधन न दे, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात करे, यहाँ पर फैक्ट्री कैसे लगेगी ये बात करे। सिर्फ सड़क और ट्रेन से हम लोग का भला होने वाला नहीं है। सड़क बन जाएगा, उस पर बस में बच्चे जा रहे हैं बोरा की तरह लदा के दूसरे जगह पर मजदूरी करने। आप ट्रेन यहाँ से खोलते हैं, उस ट्रेन से बच्चे जा रहे हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए। आप हमको, जितने आप पत्रकार हैं, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप मोदी जी का एक भाषण हमको गुजरात में सुनाइए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि गुजरात से एक ट्रेन चलेगी जिसमें श्रमिक, गुजरात के जो श्रमिक परिवार के लोग हैं वो बैठकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने। ये क्यों नहीं कहा? क्या गुजरात में श्रमिक नहीं है? गुजरात में गरीब लोग नहीं है? भाई, पूरे बिहार को लेबर का, मजदूर का फैक्ट्री बना लिया है। ट्रेन भेजो, बस भेजो और यहाँ से बच्चों को लाद कर 10,000 12,000 रुपया में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में ले जाएं। इसलिए इस बात का जनसुराज, प्रशांत किशोर, हम लोग पूरे तरीके से विरोध करते हैं। बिहार के मौसम में बदलाव होने की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में जून में सामान्य से अधिक वर्षा होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 31 मई तक कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है। इस दौरान तेज आंधी, आसमान में बिजली चमकने और तेज मेघ गर्जन होने की पूरी संभावना है। इसका सबसे ज्यादा असर सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में देखने को मिलेगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज पूरे बिहार में वर्षा होने वाली है। पूर्वी बिहार के सभी 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर भागलपुर जिला में शाम करीब 4 बजे हुई झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिली, लेकिन इस बारिश ने स्मार्ट सिटी भागलपुर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल भी खोल दी। बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व पीरपैंती में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रखंड स्तरीय और नगर पंचायत स्तरीय कमेटी का गठन, बुधवार को दक्षिण भाग के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव भागलपुर के जिला महासचिव मोहम्मद उस्मान और नगर पंचायत के प्रदेश महासचिव संदीप बंका, सहायक अधिकारी प्रीतम कुमार ने दोनों अलग अलग स्थानों पर चुनाव संपन्न कराया। जिला से आए राजद के दोनों पदाधिकारियों ने कार्यकर्ता के सर्वसम्मति से दोनों जगहों पर निर्विरोध उम्मीदवार को चुना। जिला महासचिव मोहम्मद उस्मान ने दक्षिणी भाग में लगातार तीसरी बार प्रखंड अध्यक्ष के पद पर रंजीत शाह को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। वहीं राजद नगर अध्यक्ष के रूप में संदीप बंका ने कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मति से दूसरी बार मोहम्मद जानिसार आलम को राजद का नगर अध्यक्ष बनाया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया। देखिए, मैं राष्ट्रीय जनता दल का 25 साल से सक्रिय मेंबर के रूप में काम कर रहा हूं। इसी का राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता ने और सभी डेलीगेट मेंबर ने हम पर तीसरी बार भरोसा करके मुझे निर्विरोध निर्वाचित किया है। मैं सभी राजद के डेलीगेट मेंबर और बुजुर्ग साथी और हमारे राजद के सक्रिय कार्यकर्ता, मैं सभी को तहे दिल से शुभकामना देता हूं कि आपने मुझे फिर 3 साल के लिए एक जिम्मेदार पद दिया है। मैं बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सभी का पहले आभार प्रकट करता हूं कि हमारे 3 साल के किए हुए कार्य को लोगों ने सहारा और मुझे पुनः मौका दिया अध्यक्ष बनने का। वार्ड का
जो संख्या है यहाँ का उन 9 मेंबरों का है, उसके ऊपर पोर्टफोलियो को तैयार किया गया। ग्राम सभा भी की गई, सर्वसम्मति से जो है जानेसार जी का जो है समर्थन लोगों ने किया। उसको देखते हुए कोई कैंडिडेट और नहीं था उम्मीदवार, इसलिए जानेसार जी को निर्विरोध निर्वाचन दिया गया। भागलपुर जिले के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जहानवी चौक के समीप स्थित विक्रमशिला सेतु पुल के बगल की खाई से आज एक युवक का शव बरामद हुआ। प्रथम दृष्टया मामला हत्या कर शव को खाई में फेंकने का प्रतीत हो रहा है। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह खाई में शव देखा गया। घटना की सूचना मिलते ही सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद इस्माइलपुर थाना की पुलिस भी पहुंच गई। साथ ही एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। वहीं घटना को लेकर आशंका जताई जा रही है कि युवक को मारकर पेड़ में बांध दिया गया था। वहीं पुलिस सबको कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। लाश को देखे हैं। रही बात कि अपराधी नगोचिया में अपराध लगातार अपराधग्रस्त क्षेत्र माना जा रहा है और अपराधी बेलगाम है। पुलिस का भय अपराधी के पास नहीं रह गया है। लोग अपराध करते जा रहे हैं और पुलिस भी उद्भेदन कर रही है। हर एक मामले का उद्भेदन हो रहा है, लेकिन अपराध घट नहीं रहा है। अभी तक इस पर स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसको तो अभी दिखाया जा रहा है आत्महत्या, लेकिन हो सकता है कि यह हत्या का मामला हो। पुलिस इस पर जांच करे, यह जांच का विषय है। अभी स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है यह हत्या है कि या आत्महत्या है। अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
वैशाली जिला के पातेपुर थाना की पुलिस ने एक युवक को 77 डब्बा कोटा के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पातेपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पातेपुर के खिसराही गांव स्थित एक पान दुकान की आड़ में कोटा बेचा जा रहा है। सूचना मिलते ही पातेपुर थानाध्यक्ष राकेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उन्होंने देखा कि पान दुकान में गुटखा के डब्बा में रखा काला पॉलिथीन में 77 डब्बा कोटा रखा हुआ था, जिसकी कुल वजन 30.22 ग्राम पाया गया। वहीं पुलिस ने जब्त कोटा के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर थाने ले आई। गिरफ्तार युवक की पहचान खिसराही गांव निवासी स्वर्गीय जामुन शाह के पुत्र रोहित कुमार के रूप में की गई है। वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड अंतर्गत सहदुल्लापुर गांव में बुधवार की देर रात भीषण आग लगी, जिसमें आधा दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। इस हादसे में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति भी नष्ट हो गई। आग लगने की वजह का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है, लेकिन यह आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट या चूल्हे की चिंगारी से लगी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहदुल्लापुर गांव के वार्ड संख्या 1 में अचानक एक घर में आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के कई घर इसकी चपेट में आ गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग की सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक मोहम्मद रहमत, मोहम्मद अंसार, मोहम्मद आलम, मोहम्मद शहजाद आलम, मोहम्मद नौशाद आलम, मोहम्मद नजरे आलम, मोहम्मद कमर आलम, मोहम्मद शम्स आलम और मोहम्मद नूर आलम समेत कई लोगों के घर जलकर राख हो चुके थे। पीड़ितों का कहना है कि वे खाना खाकर सो रहे थे, तभी देर रात अचानक आग की लपटें दिखी। किसी तरह जान बचाकर वे बाहर निकले, लेकिन आग इतनी तेज थी कि घर से कुछ भी सामान निकालने का मौका नहीं मिल सका। घर में रखे नकदी, जेवरात, कपड़े, बर्तन, अनाज, पंखे सहित सभी सामान जलकर नष्ट हो गए। मोहम्मद रहमत आलम ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 10 दिन बाद थी। शादी के लिए खरीदे गए सभी सामान, जेवर, बर्तन, कपड़े और भोज भात की तैयारी में रखी गई वस्तुएं जलकर खाक हो गई। उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के लिए पंपिंग सेट, बालू और मिट्टी का सहारा लिया, लेकिन आग की लपटों के सामने सब प्रयास नाकाम साबित हुए। दमकल विभाग के आने तक अधिकांश घर पूरी तरह जल चुके थे।